दोस्तों, क्या आपको मालूम है कि यूरोप की एक सीक्रेट फैमिली जो पूरे यूरोप की मालिक है, ये इतने पावरफुल और अमीर है, अगर ये चाहे तो यूरोप को चंद लम्हों में तबाह बर्बाद कर सकते हैं। अगर हम बात करें एशिया में मिलिट्री, रॉयल स्टेट, इंडस्ट्रीज, बैंक्स, पॉलिटिशियन, ब्यूरोक्रेट, डिप्लोमेट्स की कंट्रोल का जिम्मेदारी मुल्कों की अपने अपने कानून और अदारे उठाते हैं, लेकिन यूरोप में ये सब कुछ एक ही फैमिली कंट्रोल करती है। 2023 में इस फैमिली की नेटवर्थ $900 बिलियन है। अगर हम बात करें मुकेश अंबानी की 2023 में नेटवर्थ $90 बिलियन है, इलोन मास्क की 250 बिलियन है, जेफ बेजोस की लगभग 190 बिलियन है और गौतम अदानी की 2023 में नेटवर्थ $75 बिलियन है। अगर इन सब को कंबाइन भी किया जाए तो इस फैमिली की नेटवर्थ इन सब से कई गुना ज़्यादा है। ये फैमिली इतनी पावरफुल और अमीर है, अगर ये चाहे तो रातों रात यूरोप की हुकूमत को गिरा सकती है, हर मुल्क की जीडीपी गिरा सकती है, दुनिया भर में होने वाले इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम रुकवा सकती है। ये इतनी पावरफुल है। 1939 में वर्ल्ड वार 2 शुरू हुई तो जर्मनी, इटली, रूस, फ्रांस जैसे मुल्कों को इस फैमिली की हेल्प लेने की ज़रूरत पड़ी। इतना पैसा और पावर होने के बावजूद ये फैमिली इतनी सीक्रेट है, इस फैमिली का एक फर्द का नामो निशान आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। इवन के टॉप 10 बिलियनर्स की लिस्ट में भी इस फैमिली का नाम नहीं मिलेगा। इसकी वजह यह है कि ये फैमिली चाहती ही नहीं है कि इनके बारे में कोई भी कुछ भी जाने, इसलिए ये किसी भी पब्लिक कॉन्फ्रेंस में ये फैमिली आपको नज़र नहीं आएगी। ये है वॉलनबर्ग फैमिली, यूरोप की सबसे अमीर और पावरफुल फैमिली। आखिर ऐसा क्या किया इस फैमिली ने जो आज यूरोप की सबसे अमीर और ताकतवर फैमिली बन गई? इतना पैसा, इतनी ताकत कहां से आई इस फैमिली के पास? आखिर कौन था इस फैमिली को बनाने वाला? आइए जानते हैं इन सब सवालों के जवाब यूनिक वर्ल्ड की इस वीडियो में। 1837 में अमेरिका में एक मालियाती क्राइसिस आया, बैंकों की ज़्यादा तजवीज़ात और गलत सरमायाकारी की वजह से। स्टॉक मार्केट बिल्कुल गिर गई, कारोबार ठप हो गए, सरमायाकारियों में कमी आ गई, करेंसी की कीमत बिल्कुल गिर गई, लोगों में अफरा तफरी मच गई, स्कूल, कॉलेज, तालीमी अदारे बंद होने लगे, बैंक्स के पास पैसा खत्म हो गया और महंगाई आसमानों पर पहुंच गई। इस क्राइसिस की सबसे बड़ी वजह थी बैंक्स। स्वीडिश बैंक लोगों से पैसा तो ले रहा था लेकिन लोगों को लोन नहीं दे पा रहा था। लोग लोन ना लेने की वजह से बहुत सारी अपॉर्चुनिटियों को मिस कर रहे थे। स्वीडिश बैंक पब्लिक से पैसा तो ले रहे थे लेकिन पैसे का यूज़ नहीं कर पा रहे थे। जैसे कोई लॉकर का काम करते हो, लॉकर मतलब किसी तिजोरी की हिफाजत करना, बैंक सिर्फ लॉकर का काम कर रहे थे। इन दिनों में स्वीडिश की इकॉनमी बूम कर रही, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा था, कंपनी एंड मल्टी कंपनीलाइजेशन कंपनी बन रही थी, रोड बन रहे थे, रेलवे लाइंस बन रहे थे, लेकिन कोई भी बैंक इस अपॉर्चुनिटी को इन कैश नहीं कर पा रहा था क्योंकि उस वक्त फंडिंग की ज़रूरत थी जो कि बैंक्स के पास नहीं थी। उस वक्त हालात बहुत ज़्यादा बिगड़ चुके थे, बैंक्स बिल्कुल फ्लॉप हो गए थे, लोग क्राइसिस की वजह से बहुत डरे हुए थे। लेकिन एक आदमी था जो इस सारे मामलात को देख रहा था, उसके लिए ये क्राइसिस बहुत बड़ा लेसन था। उसका नाम था ओंड्रे ऑस्कर वॉलनबर्ग। ओंड्रे ऑस्कर वॉलनबर्ग 19 नवंबर 1816 में स्वीडन में पैदा हुआ और 1837 में उसने नेवी ज्वाइन कर ली। ओंड्रे ऑस्कर एक नेवी ऑफिसर था। ऑस्कर उस वक्त ये सब कुछ देख रहा था कि बैंक क्या मिस्टेक कर रहे हैं। उसने उस वक्त एक तकनीक लड़ाई जो कि कामयाब हो गई। अगर हम आज के दौर में बैंक्स खोलें तो हमें बहुत सारे रूल और रेगुलेशन को फॉलो करना पड़ता है। बहुत सारी तहकीकात के बाद बैंक खोलने की इजाज़त मिलती है, लेकिन 19वीं सदी में बैंक खोलना ऐसे था जैसे कोई करियाना की दुकान खोली जा सकती है। 1856 में ओंड्रे ऑस्कर ने स्वीडन के कैपिटल स्टॉकहोम में अपना बैंक खोला जिसका नाम था स्टॉकहोम इनस्किल्डा बैंक, जिसका शॉर्ट फॉर्म था SEB। ऑस्कर ने बैंक का बिजनेस मॉडल तैयार किया और लोगों को लोन और साथ फिक्स इंटरेस्ट रेट देने लगा। अगर आपको सिंपल वे में समझाऊं तो वो लोगों से पैसा लेने लगा, मतलब पैसा डिपॉजिट करने लगा। पैसा डिपॉजिट कराने वाले लोगों को फिक्स इंटरेस्ट रेट देने लगा और जो पैसा डिपॉजिट हो रहा था वो पैसा लोगों को लोन देने लगा और बदले में उनसे इंटरेस्ट चार्ज करने लगा। अगर आपको मिसाल देकर समझाऊं तो फर्ज करें 2 लोग हैं, एक मैं और एक मेरा दोस्त जैन। अब फर्ज करें मैंने बैंक्स में 5000 रुपये अपनी सेविंग अकाउंट में जमा करवाए हैं। बैंक मुझे उस 5000 का 5% मुझे इंटरेस्ट रेट देता है, लेकिन बैंक फिर वही 5000 रुपये जैन को लोन दे देता है।
और उससे 10% इंटरेस्ट रेट चार्ज करता है। इस तरह बैंक को 5% प्रॉफिट बचता है। और इसके अलावा ऑस्कर ने डिपॉजिट वाला पैसा रियल एस्टेट, स्टॉक एक्सचेंज और बहुत सारे बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करने लगा, जिससे ऑस्कर को प्रॉफिट होने लगा। अब बात करें स्वीडन के लोगों की, तो उनके लिए ये एक नई अपॉर्चुनिटी थी। स्वीडन के लोगों ने अपना सारा पैसा दूसरे बैंकों से निकाल कर SEB में जमा कराना शुरू कर दिया और बदले में SEB से फिक्स इंटरेस्ट चार्ज करने लगे। SEB पर एक लोगों का हजूम मच गया और दूसरी तरफ अमेरिका की इकॉनमी बूम कर रही थी, तो बड़े बड़े बिजनेसमैन ने SEB से लोन लेने लग गए। बदले में SEB उनसे हाई इंटरेस्ट रेट चार्ज करने लगा। कुछ ही अरसे में SEB पूरे स्वीडन में छा गया। स्वीडन का हर बंदा SEB की गिरफ्त में आ गया, या तो वो डिपॉजिट करवा रहा है या फिर लोन ले रहा है। हालात ऐसे हो गए कि पूरी स्वीडन की इकॉनमी SEB की कंट्रोल में आ गई। इस तरह चलते चलते वॉलनबर्ग फैमिली ने स्वीडन की बड़ी बड़ी कंपनियां खरीदना शुरू कर दी, हर एक चीज में अपनी इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दी। रियल एस्टेट, रेलवे, फैक्ट्रीज, स्टॉक एक्सचेंज, हर एक में अपना पैसा इन्वेस्ट कर दिया। स्वीडन की हर एक इंडस्ट्री वॉलनबर्ग फैमिली की कंट्रोल में आ गई। लेकिन ये बात स्वीडन की गवर्नमेंट को हजम न हुई। 1916 में इन्होंने एक लॉ पास किया। लॉ में कुछ इस तरह था कि कोई भी बैंक किसी भी कंपनी के शेयर लंबे अरसे तक अपने पास नहीं रख सकता। लेकिन वॉलनबर्ग फैमिली ने इसका सलूशन भी निकाल लिया। वॉलनबर्ग फैमिली ने अपनी एक कंपनी बनाई जिसका नाम था इन्वेस्टर AB। अब SEB का जहां जहां शेयर था वो सब शेयर इन्वेस्टर AB में ट्रांसफर कर दिए। अगले चंद सालों में इन्वेस्टर AB ने इतनी तरक्की की कि पूरे स्वीडन पर अपने पांव जमाने लगे और फिर आहिस्ता आहिस्ता पूरे यूरोप पर अपने कदम जमाने लगी। और फिर शुरू हुई दूसरी जंग अजीम, जो आम तौर पर वर्ल्ड वार 2 कहलाई जाती है। 1939 से 1945 तक ये जंग जारी रही। वर्ल्ड वार 2 2 ग्रुप्स के दरमियान लड़ी गई। पहला ग्रुप एलाइस ग्रुप कहलाता था, जिसमें यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट शामिल है। दूसरी तरफ एक्सिस ग्रुप था। ये दोनों ग्रुप्स एक दूसरे को तबाह करना चाहते थे, एक दूसरे की जान के दुश्मन बने बैठे थे। लाखों लोग रोजाना मर रहे थे, लेकिन वॉलनबर्ग फैमिली को इस चीज की कोई परवाह नहीं थी। वो कभी भी नहीं चाहती थी कि अमन पैदा हो। वो सिर्फ ये चाहती थी कि किस ग्रुप से कितना बिजनेस किया जाए। वॉलनबर्ग फैमिली ने एक तरफ अमेरिका को लोन देना शुरू कर दिए और दूसरी तरफ जर्मनी, इटली, जापान में हथियार बनाने वाली सारी बड़ी कंपनियों को खरीदना शुरू कर दिया ताकि उनको हथियार की कमी ना हो। वॉलनबर्ग फैमिली ये सब कुछ मुफ्त में नहीं कर रही थी, बल्कि उनसे सीक्रेट एग्रीमेंट करवा रही थी कि वार के ख़त्म होने के बाद जर्मनी वॉलनबर्ग को अपने इलाके में फ्री ऑफ कॉस्ट बिजनेस करने देगा और सारी डिप्लोमेट्स फंडिंग वॉलनबर्ग फैमिली की थ्रू ही होगी, क्योंकि बिजनेसमैन कभी भी घाटे का सौदा नहीं करते। इस वार की बदौलत वॉलनबर्ग फैमिली ने पूरे यूरोप पर अपने कदम जमा लिए और आज तक जमाए हुए हैं। आपके जहन में ये सवाल आ रहा होगा कि 80% अमीर फैमिली तीसरी या चौथी जनरेशन के बाद ख़त्म हो जाती है, लेकिन वॉलनबर्ग फैमिली अभी तक कैसे सरवाइव कर रही है? 100 साल गुजरने के बावजूद आज भी वो यूरोप की अमीर और ताकतवर फैमिली कैसे है? क्योंकि वॉलनबर्ग फैमिली ने अपनी सारी जायदाद अपने पहले बेटे या दूसरे बेटे को देने की बजाय अपना सारा पैसा वॉलनबर्ग फैमिली फाउंडेशन में ट्रांसफ़र कर दिया और फिर उस फाउंडेशन में काफ़ी सारे मेंबर डिफरेंट कंपनीज को हैंडल कर, और इस तरह कोई एक फैमिली मेंबर पूरी वॉलनबर्ग को ख़त्म नहीं कर सकता। यही वजह है कि ये फैमिली आज भी पूरे यूरोप पर हैवी है। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। खुदा हाफिज।